वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन संजय पांडे क्लासेस। तो माय नेम इज़ शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच फिज़िक्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स, फिज़िक्स क्लास 12 का सेकेंड पार्ट ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है तो पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑप्टिक्स में है दो पार्ट, एक का नाम है रे ऑप्टिक्स, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो चैप्टर नंबर आपका 9 पड़ेगा, ठीक है ना। और चैप्टर नंबर 9 में आपका रे ऑप्टिक्स का ये लेक्चर नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये है रे ऑप्टिक्स। क्या है? रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स, लेक्चर नंबर 1 आप लोग डाल सकते हैं। और ये जो रे ऑप्टिक्स है ये एक ऑप्टिक्स का पार्ट है ना। ऑप्टिक्स क्या होती है? फिजिक्स की एक ब्रांच होती है। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, इंट्रो। तो ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट। लाइट की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। और ये इसके दो पार्ट होते हैं, मतलब दो ब्रांच कह लीजिए। एक का नाम है रे ऑप्टिक्स और दूसरे का नाम है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, ये दो ब्रांच होते हैं ऑप्टिक्स के। ठीक है, ऑप्टिक्स के दो ब्रांच है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, जिसका फर्स्ट ब्रांच है चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स, और यही हमें पढ़ना है। ठीक है ना। इसमें हम लाइट को स्टडी करेंगे एक रे डायग्राम बना करके। ठीक है ना, क्या बना करके? रे डायग्राम, मतलब एरो खींच करके हम लोग लाइट की स्टडी करते हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है रे ऑप्टिक्स। ठीक है ना, रे डायग्राम बना करके। तो स्टडी ऑफ लाइट एज अ फॉर्म ऑफ रे, ठीक है ना, या रेज के फॉर्म में, यही है रे ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले जानेंगे कि लाइट क्या होता है ना। लाइट क्या है? तो पूछे व्हाट इज़ लाइट, आप कहोगे लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। है तो एनर्जी ही। दुनिया में दो चीज़ होती है, एक मैटर और एक एनर्जी, है ना। जो चीज़ दिखाई पड़ती है वो सब मैटर है, और जो दिखाई नहीं पड़ती वो क्या है? एनर्जी। तो लाइट दिखाई नहीं पड़ती ना, बट लाइट के हेल्प से हम लोग किसी भी चीज़ को फील करते हैं, देख सकते हैं। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। अब ये एनर्जी ट्रेवल करती है किस फॉर्म में? वेव के फॉर्म में। विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ, कौन सा वेव होता है? आप कहोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी जस्ट चैप्टर पढ़ करके आए हैं ना, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? लाइट ही है। ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे इंड्यूस्ड होता है? जब चार्ज क्या हो? एक्सेलरेटेड हो, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। और अगर चार्ज वेरिएबल एक्सेलरेटेड होगा तो वहाँ पे रेडिएशन होगा, एनर्जी एमिट होगी सर्किट में। तो वो एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और इसके स्पेक्ट्रम में कुछ लाइट हमें मिली है विजिबल, है ना, कुछ इनविजिबल है, और कुछ इंफ्रारेड रीजन के पार्ट में मिलता है। तो विजिबल में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर्स होते हैं विबग्योर, है ना, हमने पढ़ा रखा है आप लोग को। और विबग्योर का जो कंबाइंड सेट है वो वाइट लाइट होती है। जो सन से लाइट आ रही है, कौन सी लाइट है? वाइट लाइट। और इसी में सातों कलर्स जो है, 7 कलर्स छिपे होते हैं, मतलब बंधे होते हैं। जब वाइट कलर जो है टूटता है, मतलब कई पार्ट में बिखर जाता है, तो ये कलर्स दिखाई देने लगते हैं, है ना, स्प्लिट होता है। तो इस सब की कहानी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब डिस्पर्सन ऑफ लाइट में। तो पहले स्टार्ट करते हैं, लाइट है क्या? तो लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है ना। और इसकी हाईएस्ट स्पीड कितनी होती है? वैक्यूम में 3 × 10⁸
तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में आप क्या लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टीज़, इट्स स्पीड, फर्स्ट नंबर, इट्स स्पीड इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। कहाँ पे है ये, वैक्यूम में, विच इज़ मैक्सिमम, जो कि क्या है, मैक्सिमम है। क्लियर। और सेकेंड पॉइंट, जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पाथ होता है उससे हम लोग कहते हैं एरो। ठीक है ना। पाथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड रे। उसे हम लोग क्या कहते हैं, रे। मतलब यूं, ये है लाइट वेव जा रही है, इसी के पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, रे कहते हैं। क्लियर। और इसकी स्पीड जो होती है बच्चों, वो अदर मीडियम्स में क्या होती है, कम हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज इन अनदर मीडियम। अनदर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, घटती है। ठीक है ना। नाउ फोर्थ पॉइंट, कि जो लाइट होता है ये शो करता है, लाइट शोज दैट रिफ्लेक्शन कॉमा रिफ्रैक्शन कॉमा इंटरफेरेंस, जगह नहीं है माफ़ कीजिएगा, आगे हम लिखेंगे इसमें इंटरफेरेंस, मैं इस साइड लिख रहा हूँ डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये सारे फिनोमेना को कौन शो करता है, लाइट। ठीक है ना। तो ये 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। आप लोग 5 कितने हैं, 4 है। लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है और पाथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड क्या होता है, रे। और रे को ही लोग देखकर कहते हैं लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन है ना। बट एक्चुअल ऐसा नहीं है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। हम लोग ये मान लेते हैं कि लाइट किस में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में, है ना। क्योंकि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइट वेव को ऑब्जर्व करते हैं। किसको ऑब्जर्व करते हैं, हाँ, एक वेव, सिंगल वेव को ऑब्जर्व करते हैं। आप बात करेंगे कि 2 वेव या 3 वेव को क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जर्व करेंगे। तो उसका जो पाथ होता है उसे हम लोग रे कहते हैं। क्या कहते हैं, रे। इसलिए लोग कह देते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, जबकि ऐसा नहीं है, कहानी कुछ और ही है। ठीक है। ये सब बातें क्लियर होंगी आपके वेव ऑप्टिक्स में कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है। ठीक है ना। तो उसके बाद लाइट की जो स्पीड होती है वो डिक्रीज करती है इन अनदर मीडियम में। अगर डिफरेंट मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड इससे तो कम हो जाएगी, कन्फर्म है। इससे क्या होगी, कम हो जाएगी, ये तो कन्फर्म है। और इस स्पीड को हम लोग c से दिखाते हैं, है ना। दैट इज c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे कम हो जाएगी। ठीक है। और लाइट कौन कौन से फिनोमेना शो करता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। आपने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन तो उसमें साउंड वेव में देखा होगा, इंटरफेरेंस। तो ठीक इसी तरह से इसमें भी लाइट के वेव्स में भी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन होता है। और ये एक्स्ट्रा पोलराइजेशन है हमारा। जैसे आप लोग पोलराइड युक्त चश्मा पहनते हो, गॉगल्स लगाते हो, है ना, पोलराइड, जिससे कि धूप में भी छाँव नज़र आता है ना। आपको आइज़ को रिलीफ मिलता है गर्मियों के दिनों में, तो जब सन बहुत ज़्यादा ही हॉट होता है उस टाइम पे। ठीक है। तो ये था नॉर्मल लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो मेनली इस रे ऑप्टिक्स में पढ़ना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये 2 फिनोमेना आप लोग को पढ़ना है। ठीक है। नोट कर लीजिए यहाँ तक पहले। तो बच्चों, ये आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि इंटरफेरेंस, ये डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन क्या होता है। ये लाइट का फिनोमेना है। किसका फिनोमेना है, लाइट का।
और ये सब फेनोमेना हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। कहाँ पढ़ेंगे? मतलब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में क्या क्या सीखना है? रिफ्लेक्शन सीखना है और रिफ्रैक्शन सीखना है। तो ये है इस ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, किसके बारे में? ऑप्टिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन था ये। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? रिफ्लेक्शन पहले सीखेंगे, फिर बाद में क्या सीखेंगे? रिफ्रैक्शन। ठीक, और इसी पर पूरा ये कहानी हमारा ये चैप्टर रे ऑप्टिक्स बेस्ड है। और इसी में बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जैसे कि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, सारी चीज़ें। प्रिज्म के बारे में जानेंगे आप, प्रिज्म देखेंगे, है ना, प्रिज्म का फेनोमेना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रेनबो का फॉर्मेशन, सारी कहानी जो है इसी रे ऑप्टिक्स में ही, मतलब कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को मिला करके है। ठीक है ना, तो ये था इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका इसमें कौन सा टॉपिक? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10th में फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन होता क्या है। क्लास 8th में भी पढ़े होंगे, 7th में भी पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, है ना, इंट्रोडक्शन रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, कुछ डीप जा कर के, क्योंकि हमें एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना होता है ना। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग डीप में सीखेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन थोड़ा डीप चलेंगे। और स्कूल के टीचर क्या करते हैं, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन के बारे में बताते हुए आगे बढ़ जाते हैं। एम आई राइट? थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे आपको और वो आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि बोर्ड की एग्ज़ाम में जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्वेश्चन बहुत कम पुटअप होते हैं, है ना, बहुत कम। मेनली रिफ्रैक्शन पढ़ना होता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हम लोग क्लास 10th में पढ़ लिए होते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि क्लास 10th में आप लोग पढ़े हैं, लेकिन हम फिर भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा डीप ले चलेंगे, पढ़ाएंगे। तो रिफ्लेक्ट डाल दीजिए हेडिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन। क्या आप लोग इस चीज़ को फील किए हो, रिफ्लेक्शन को? बताइए। जो आप लोग सुबह सुबह उठ करके फेस देखते हो अपना मिरर में, वो किसकी वजह से पॉसिबल है? किसकी वजह से? रिफ्लेक्शन के ही कारण वो पॉसिबल है। ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। मतलब हमारे फेस से लाइट जाती है और उस मिरर से टकराती है, टकरा के वापस आती है। ठीक है ना। और वो लाइट रेज जहाँ पे मीट करती है या अपीयर टू मीट करती है, वहीं पर उसका बन जाता है इमेज। और वही इमेज हमारे आई के रेटिना पर जब इंसिडेंट होती है तो हमें इमेज अपनी दिखाई देने लगती है। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? हाँ लिख लीजिए, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस आने को बाउंसिंग बैक मतलब वापस आना, मीडियम। ठीक है ना, इज कॉल्ड। अच्छा, ये बाउंसिंग बैक किससे होगी? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द इन द सेम मीडियम बाई पॉलिशिंग सरफेस। कोई पॉलिश सरफेस हो या स्मूथ सरफेस हो, यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो इन सेम मीडियम बाई, यहाँ पे आप मिक्स कर सकते हो बाई स्मूथ SMOO है ना, स्मूथ सरफेस या पॉलिशिंग सरफेस से, है ना, उसी मीडियम में वापस आना, बाउंसिंग बैक होना, वही क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। क्लियर? चलिए, ये तो हो गया किसके बारे में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनीशन। तो डेफिनीशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बस इतना जानना है कि लाइट टकराने के बाद कहाँ आती है, तो आपको पता चल गया ना। तो रिफ्लेक्शन का मतलब जिस मीडियम से लाइट जाए उसी मीडियम में वापस आ जाए, बस।
कहेंगे दिस इज द रिफ्लेक्शन। चलिए डायग्राम देखते हैं। तो स्मूथ सरफेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेन मिरर लेंगे। क्या लेंगे, देखो ये है प्लेन मिरर, ठीक है। एक और प्लेन मिरर ले लेते हैं, ये भी क्या है, प्लेन मिरर है ना। ये क्या है आपका, प्लेन मिरर। तो हमने कितने मिरर लिए यहाँ पे, 2 प्लेन मिरर। मिरर मतलब शीशा ना, दर्पण, ठीक है ना। तो टकरा करके वापस आएगी। तो मिरर कहिए या इसे एक मीडियम बता दीजिए, है ना, पॉलिशिंग सरफेस है। जब कोई लाइट रे ऐसे है, मान लो तो इसमें हमें लाइट को कैसे दिखाना है, एज अ रे की तरह, क्योंकि रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं ना। तो लाइट को क्या मानेंगे, रे, मतलब वेव का पाथ हम लोग लेंगे और उसी से लाइट की स्टडी करेंगे। तो स्टडी ऑफ लाइट एज द फॉर्म ऑफ रे, रे के फॉर्म में जब लाइट की स्टडी करेंगे तो क्या कहेंगे उसे, रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स भी पढ़ रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन हमें सीखना है, लेकिन रे बना करके, रे डायग्राम वगैरह बना करके, है ना। तो एक लाइट रे हम देखो ऐसे ला रहे हैं, देखना ध्यान से, ऐसे। ये क्या है, लाइट रे, ठीक है। ये ऐसे आई और ये टकरा करके देखो ऐसे चली गई। इधर क्या है, चारों तरफ हवा है, एयर है ना। ये क्या है आपका, ग्लास है। तो एयर से ग्लास में गई, ग्लास से टकराने के बाद वापस एयर में चली गई। तो ये क्या कहेंगे आप इसे, रिफ्लेक्शन। बोलो, कहोगे ना, ठीक है। और अगर एक लाइट रे हम ऐसे ला दें, ये टकरा करके भी ऐसे निकल जाएगी, क्लियर। कोई लाइट रे अगर हम नॉर्मली ड्रॉ करें ऐसे, लाइट रे अगर कोई लाइट रे मान लो ऐसे आ रही है, परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रही है, यहाँ पे क्या स्ट्राइक कर रही है, परपेंडिकुलर। तो ये टकरा करके वापस उसी रास्ते से चली जाती है। जैसे कि आप बॉल ले लीजिए, बॉल को दीवार में से परपेंडिकुलर मारिए से, तो टकरा के सीधे वापस आती है बॉल, सही बात है। कोई अगर बॉल आप ले लीजिए और दीवार मारिए परपेंडिकुलर, तो हिट करने के बाद वो वापस परपेंडिकुलर ही आती है। या ऐसे पटकिए तो वापस आती है, ऐसे, है ना, ऐसे पटकिए ऐसे, तो टकरा करके वापस आई। तो ये क्या है, नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बोलेंगे इसे, नॉर्मल इंसिडेंस। ये नॉर्मल इंसिडेंस है। और इसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या इर्रेगुलर भी होता है, जानते हो, वो कैसा होता है इर्रेगुलर, मतलब ये देखो, ये स्मूथ सरफेस है, ये क्या है, स्मूथ। तो स्मूथ सरफेस से जो भी रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होगा, हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ये सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस। स्मूथ समझ में आ रहा है ना, वो पॉलिशिंग तो रहेगा ही सारा रहेगा, लेकिन स्मूथ रहेगा, वो हर जगह इक्वली रहेगा पॉलिशिंग। और ये क्या होना चाहिए, इर्रेगुलर के लिए पॉलिशिंग सरफेस होना चाहिए। जैसे मान लो एक लाइट रे ऐसे आई है, ये लाइट रे भी ऐसे आई है ना। इसका रिफ्लेक्शन मान लो ऐसे चला जा रहा है, इसका रिफ्लेक्शन ऐसे हो जा रहा है। एक लाइट रे और ऐसे आ गई हुई है ना, तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसे हो जा रहा है। ये क्या है, ये है पॉलिशिंग सरफेस। क्या है ये, पॉलिशिंग सरफेस। तो पॉलिशिंग सरफेस में क्या होगा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्लियर। ये लाइट रे
इस एंगल से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट कर गया, ये ऐसे आया ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, ये ऐसे आया ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। ऐसा इसलिए कि हमारा जो सरफेस है वो पॉलिशिंग सरफेस है लेकिन स्मूथ नहीं है। पॉलिशिंग है बट स्मूथ नहीं है। स्मूथ का मतलब क्या, हर जगह इक्वल पॉलिशिंग किया गया हो, पॉलिश जो है इक्वल हुआ है ना। ये पॉलिशिंग ज़रूर है बट स्मूथ नहीं है। जब स्मूथ नहीं हो तो क्या होगा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्शन ज़रूर होगा। दोनों केस में रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये है नॉर्मल इंसिडेंस, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल जैसे आई है टकरा करके वापस चली जाएगी। तो डायग्राम को बना लीजिए, ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो आप समझ चुके हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम बाय स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन कोई पूछे कितने टाइप का होता है, दो टाइप, रेगुलर और इर्रेगुलर। क्लियर। रेगुलर तभी रहेगा जब स्मूथ सरफेस रहेगा और पॉलिशिंग भी हो साथ में। स्मूथ मतलब है तो पॉलिशिंग रहेगा ही रहेगा, है ना। और पॉलिशिंग है, स्मूथ नहीं है तो इर्रेगुलर हो जाएगा रिफ्लेक्शन। अब पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी पढ़े हैं आप लोग। पहला लॉ क्या कहता है, देखिए ये है आपका फोकस से, ये किसने कह दिया, ये प्लेन मिरर है आपका बेटा, ठीक है। और इसमें जो लाइट आती है और स्ट्राइक करती है इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जहाँ टकराई है लाइट इस पॉइंट को कहते हैं ओ, मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और लाइट रे आई जितने एंगल पे स्ट्राइक की है, जितने एंगल पे क्या की है, स्ट्राइक की है, उतने एंगल पे क्या होती है, ये रिफ्लेक्ट कर जाती है ऐसे। तो आने वाली को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्ट होकर जाने वाली को रिफ्लेक्टेड रे, नाम देते हैं सब, रिफ्लेक्टेड रे। और जहाँ पे टकराई है वहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, लाइन मतलब एक हम प्लेन इमेजिन करते हैं, है ना, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है। हो सकता है कि मेरा टेढ़ा बन गया हो, आप लोग सही बनाइएगा। ठीक है। तो ये है नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल। तो पहला लॉ ये कहता है, फर्स्ट नंबर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों सभी ऑल लाई करते हैं इन द सेम प्लेन, ठीक है ना। सेम प्लेन का मतलब क्या होता है, हाँ, ये पूरा जो प्लेन है इसी प्लेन में तीनों लाई करेंगे, ठीक है ना, कहीं प्लेन से कोई बाहर नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो पहला लॉ लिखेंगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहाँ से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सभी मतलब ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में क्या करते हैं, सभी लाई करते हैं, लाई इन द सेम प्लेन। क्लियर। पहला लॉ ये बन गया आपका। दूसरा लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये दोनों क्या होते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ देखेंगे आप लोग, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कहते हैं।
नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो आई और आर ये तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। और थर्ड लॉ क्या बनेगा इसका, ये लाइट रे जिस स्पीड से आई है उसी स्पीड से क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है ना। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ क्या लीजिए इंसिडेंट रे, स्पीड ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। ये तीनों दोनों क्या होते हैं, आपस में स्पीड बराबर होती है। ये स्पीड है वही वो उसकी भी स्पीड है, सेम स्पीड से दोनों ट्रैवल करते हैं। अब इसमें अगर हम एक चौथा अगर लॉ बनाएं तो लॉ एक और बन सकता है, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए आई इक्वल टू आर इक्वल टू क्या होता है, 0 डिग्री। क्लियर है ना भाई। ये लाइट मिरर है आपका, यहाँ से नॉर्मली स्ट्राइक किया तो वापस चला गया। यहाँ नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल 0 डिग्री और रिफ्लेक्टेड रे के बीच भी एंगल 0 डिग्री। तो आई और आर क्या होता है, 0 डिग्री। किस केस में, नॉर्मल इंसिडेंस केस में। तो ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नोट कर लीजिए। तो ये है आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जहाँ भी रिफ्लेक्शन होगा वहाँ सब जगह क्या होगा, ये वैलिड है, मतलब आप ये अप्लाई कर सकते हो, ये वैलिड है, ठीक है ना। अब इसी में कितना एंगल ये डेविएट होता है रिफ्लेक्शन में, मतलब डेविएशन मतलब ये अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डाइवर्ट हो गया वो हमें कैलकुलेट करना है ना। ये इंसिडेंट रे अपने ओरिजिनल पाथ से कितना एंगल डाइवर्ट हो गया। देखो इसका जो ओरिजिनल पाथ था वो ये है, ये लाइट रे ऐसा इस पाथ से जाना चाहती थी, बोलो, लेकिन कितना डाइवर्ट हो गई, इतना एंगल डाइवर्ट हो गई। ये एंगल को हम कहेंगे डेल्टा। क्या कहेंगे, ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये कितना होगा, हाँ, तो इसमें हम क्या करेंगे, 180 से क्या कर देंगे हम, 2i माइनस कर देंगे या 2r माइनस कर देंगे, ठीक है ना। दोनों का मतलब एक ही होगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन इसमें लिखेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा। और डायग्राम चाहे तो आप फिर से बना लीजिए या उसी में एक्स्ट्रा कर लीजिए। डायग्राम बनाना चाहते हैं तो फिर से डायग्राम बना लीजिए। और इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा, तो डेल्टा इक्वल टू होगा 180। ये पूरा कितना आपका है एंगल, ये पूरा है 180, और 180 माइनस कर देंगे आई प्लस आर, बोलो यही होगा ना, 180 माइनस आई प्लस आर। तो आई इक्वल टू आर है, बिकॉज आई इक्वल टू आर इट इम्प्लाइज दैट डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस आई प्लस आई 2i। आप ये फार्मूला यूज़ कर लो, या डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2r, आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों ही एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, फार्मूले हैं। किस केस में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में। तो नोट कर लीजिए इसको। ये था एंगल ऑफ डेविएशन। अब हेडिंग रहेगा क्या आपका, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। मतलब जो प्लेन मिरर होता है वो इमेज बनाता है। तो इमेज कैसा होगा उसका कुछ हमें प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है ना। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या लिखेंगे, पहला नेचर है इसका, जो प्लेन मिरर है वो इमेज बनाता है। तो उस इमेज का प्रॉपर्टी क्या होगा, नेचर क्या होगा इमेज का। तो पहला नेचर ये है कि ये वर्चुअल होता है। पहला नेचर क्या है, ये
वर्चुअल है और इसके साथ में ये हमेशा इरेक्ट रहेगा, एंड इरेक्ट। दूसरा पॉइंट ये है, ध्यान देना, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। दूसरा पॉइंट ये इसमें कि ये लेटरली इन्वर्टेड होता है, लेटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या है, अगर आप अपने फेस को मिरर में देखते हो, प्लेन मिरर में अपने फेस को देखते हो, तो आपका राइट हैंड लेफ्ट साइड आपकी दिखाई पड़ता है और लेफ्ट हैंड राइट साइड दिखाई पड़ता है ना। सबसे बड़ी खासियत ये है। तो इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं? लेटरली इन्वर्टेड। क्लियर ना। और वैसे अगर हम बात करें इन्वर्टेड, जनरली इन्वर्टेड, तो आपका सर नीचे, पाँव ऊपर, है ना, ऐसा तो नहीं बनता ना इमेज। तो उसको बोलते हैं एग्जैक्ट इन्वर्टेड, है ना। और लेटरली इन्वर्टेड का मतलब यही होता है, फेस का जो साइड है वो चेंज हो जाना। हाँ, उसी वजह से होता है, ठीक है ना। हाँ, एम्बुलेंस क्या उल्टा लिखा जाता है तो सीधा दिखाई पड़ता है जब उसमें देखते हैं तो, ठीक है। तो लेटरली इन्वर्टेड। तीसरा नेचर क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, फ्रॉम मिरर इक्वल टू, अच्छा ये कौन सा डिस्टेंस है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, फ्रॉम मिरर, ठीक है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ये प्रॉपर्टीज रखता है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। तो ये है इसके कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ या नेचर, इतना होता है और आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाते हैं इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा किसी भी चीज़ का, है ना, और इमेज कैसा दिखाई पड़ेगा। तो एग्जांपल में हम सबसे पहले ले रहे हैं आपका फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या लेंगे हम? पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखो ये आपका है प्लेन मिरर, बोलो है, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है O, जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसकी? ये डिस्टेंस x है। तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा? x डिस्टेंस अंदर तरफ बनेगा, है ना। एक प्रॉपर्टी और लिख लीजिए लास्ट में, उसमें प्रॉपर्टी वाले 5th नंबर बना लीजिए, उसी में इमेज विल बी इनसाइड, इमेज विल बी इनसाइड। तो कुछ लोग कहते हैं इनसाइड या ऑब्लिक बिहाइंड कर दीजिएगा, बिहाइंड, है ना, द मिरर। मतलब जो प्लेन मिरर है उसके अंदर बनता है इमेज। एक्चुअल में तो बनता कहाँ पे है? रियलिटी अगर हम बात करें तो इमेज कहाँ बनेगा? अंदर बनता है, इनसाइड। बट हम रे डायग्राम के थ्रू से दिखाते हैं तो प्लेन मिरर की कहाँ बनता है? पीछे बनता है, क्लियर ना। लेकिन रियलिटी कहाँ बनता है? अंदर बनता है, ठीक है ना, पीछे नहीं बनता। लेकिन रे डायग्राम जब बनाते हैं तो पीछे दिखाते हैं, इसलिए पीछे बोल देते हैं, तो सही रहता है, उसको सही मानते हैं। तो ये आपका x है, तो x डिस्टेंस दूर क्या बनेगा हमारा? इमेज बनेगा। जाए जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना दूर हमारा क्या होगा? इमेज। तो इमेज यहाँ कहीं रहेगा आपका,
इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेंगे, याद रखना, क्रॉस डिस्टेंस मत लेना, ऐसे डिस्टेंस मत लेना, ये गलत हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। क्लियर? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, ये नहीं कि ऐसे डिस्टेंस ले लेंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इमेज अगर यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो इसका इमेज अंदर बनेगा, पीछे बनेगा। अब इसका रे डायग्राम बनाना है तो मिनिमम 2 लाइट रेज चाहिए। कितनी लाइट रेज? 2। तो एक लाइट रेज तो आप ऐसे स्ट्राइक करा सकते हो, ऐसे, बोलो, ऐसे, दूसरी ऐसे दिखा दो, ऐसे। क्लियर? तीसरी भी दिखा सकते हो, परपेंडिकुलर ऐसे दिखा सकते हो, टकरा के वापस चली जाएगी, है ना, नॉर्मल टकराएगी, टकरा के वापस। ये टकरा के रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी, ये टकराई तो रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी। दोनों को जब पीछे खींचेंगे तो कहाँ पर मिलेगा? आई पे। तो पहले क्या काम करेंगे, हम इसको मिला देते हैं आई से। ठीक है ना, किससे मिला देते हैं? आई से। इसको भी मिला देते हैं आई से, और ये लाइट रे आपकी रिफ्लेक्टेड हो गई, ये लाइट रे क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड। क्लियर? ये है रे डायग्राम। जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। तो आपने क्या किया, 2 लाइट रेज यहाँ स्ट्राइक करा, एक इस साइड, और पहले क्या करेंगे, हम इसको मिला देंगे यहाँ से, और फिर आगे रिफ्लेक्टेड रे ट्रेस कर देंगे इस साइड में। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा? आपका इमेज बन जाएगा। अगर आप इसे प्रूफ करना है कि ये x डिस्टेंस दूर ही बनेगा, क्या प्रूफ कर सकते हो? मान लो अगर कोई पूछ लेता है, क्या इसे प्रूफ कर पाएंगे आप लोग? तो प्रूफ कर सकते हो। कैसे प्रूफ करोगे? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और ये भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करो ऐसे, ये एंगल थीटा मान लो, तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। बोलो, तो थीटा थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा हो जाएगा। ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। बोलो, हो जाएगा ना? ये 90 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा। ये थीटा, ये 90। अब ये भी कितना है? 90 है। अब ये थीटा, तो ज़रा ये बताओ, ये कॉमन साइड है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये एंगल थीटा हमारा है, और ये भी एंगल क्या है? थीटा है, और ये भी एंगल थीटा, ये थीटा, ये थीटा। इसके करस्पॉन्डिंग में ये है, बोलो, है ना? इसके करस्पॉन्डिंग में ये एंगल थीटा हुआ, और इसके अल्टरनेट इंटीरियर में थीटा हुआ। ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, ये 90। तो ये क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए? जब कॉन्ग्रुएंट हुए तो क्या होगा? ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये। क्लियर? तो आप इससे प्रूफ कर सकते हो। क्लियर है? दूसरा इमेज बनाना है आपको फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अगर ले लेना है, जैसे मान लो कि ये आपका प्लेन मिरर है, ये है आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी। इसका इमेज बनाना है, क्या बना लेंगे? कैसे बनाएंगे? इसको ये पॉइंट समझिए, इसको भी पॉइंट समझिए। अब जितना दूर ये है एरो का हेड, उतना दूर इधर बना लीजिए एरो का हेड। मान चलो यहाँ कहीं बन जाएगा। ये पॉइंट है तो ये कितना दूर है? इतना है, तो यहाँ से भी ये भी है ना, जस्ट ठीक सामने यहाँ कहीं बना लेंगे। तो ये बन गया क्या आपका इमेज। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बोलो है कि नहीं है? ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ही है, बोलो क्लियर? रे डायग्राम बनाना है, एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे भेजो, लाइट मतलब इंसिडेंट रे, और एक लाइट रे हम ऐसे स्ट्राइक कराएंगे, नॉर्मली टकरा के वापस आएगी। ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी, पीछे खींचेंगे तो कहाँ मीट करेगी? यहाँ बी पे मिलेगी, बी डैश ए डैश। ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल जाएगी।
ऐसे, एक लाइट रे यहाँ ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो इसको यहाँ से मीट करा देते हैं ऐसे, रिफ्लेक्टेड रे बन गया रे डायग्राम, है कि नहीं? समझ में आ रहा नहीं माँ? भाई जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी इसका इमेज, एक लाइट रे ऐसे स्ट्राइक कराओ, एक लाइट ऐसे स्ट्राइक कराओ, तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी, यही रिफ्लेक्टेड रे जब पीछे खींचेंगे तो वहीं पे जहाँ मिलेगी अपीयर टू मीट करेगी, वहीं पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा, है ना? तो इसको हम पहले क्या करेंगे? मीट करा देंगे, फिर रिफ्लेक्टेड रे को ट्रेस कर देंगे, ठीक है ना? तो ऐसे बनाते हैं रे डायग्राम जिससे हमारा मिस्टेक ना हो। तो ये था एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। अब कंपटीशन में एग्जाम में कैसे पूछ सकता है आपसे इमेज फॉर्मेशन, तो ये तो सिंपल था, क्लास 8th का 9th का लेवल का था, तो इमेज फॉर्मेशन सीख गए हैं आप लोग। अब आपसे यही क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे पूछेगा कंपटीशन के एग्ज़ाम में। जैसे कि मान लो कि ये आपका प्लेन मिरर है और एक ऑब्जेक्ट ऐसे बना दिया है, अब बताइए इसका कैसे बनेगा? ये ऑब्जेक्ट ए बी है, तो ऐसे है, तो जितनी दूर ये है उतनी दूर इसको बना देंगे, ऐसे दिखा देंगे। अब जितनी दूर ये है उतनी दूर इसको ये ले लेंगे हम, है ना? तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा, क्लियर? ए डैश बी डैश, इसका इमेज ये बन गया, क्लियर? इसका भी रे डायग्राम बना लोगे ना, तो आप इसको क्या करेंगे? रे डायग्राम बना करके आएंगे। एग्जाम्पल नंबर ये 3rd है, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 3rd, हाँ रे डायग्राम बना लेना, घर पे बना लोगे ना। एग्जाम्पल नंबर 4th ले लो, ये सब एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं। मान लो ये कोई घड़ी है, ठीक है, इसमें बजा हुआ है 3, तो इमेज में कितना बजेगा? इसका इमेज कुछ ऐसा होगा, है ना? 9 बजेगा, क्लियर? एक लास्ट एग्जांपल ले लो, 5th नंबर। मान लो लेटर लिखा है ऑप्टिक्स, क्या लिखा है बेटा? ऑप्टिक्स ऐसे लिखा हुआ है, इसका इमेज क्या बनेगा? तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर ये लिखेंगे हम, है ना? ऐसे रहेगा, सी उल्टा हो जाएगा ऐसे, आई ऐसे रहेगा, टी भी वैसे रहेगा, उल्टा पी हो जाएगा, ओ वैसे रहेगा। बस बन गया, देखो इसका इमेज बन गया ना। बस जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये 5 नंबर एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिए। ये प्लेन मिरर से कुछ इमेज फॉर्मेशन था आपके लिए, हो सकता है कि इन फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ ले, है ना? क्लियर? अब इसी में एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर्स होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन। 2 प्लेन मिरर का कॉम्बिनेशन अगर कर देते हैं तो इमेज फॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जैसे कि हम एक ट्रिक आपको दिखा देते हैं इसमें, ठीक है? हो गया? तो डाल दीजिए हेडिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर्स। When 2 plane mirrors
आर inclined at an angle theta, like this। ये आपका एक प्लेन मिरर है बेटा, ये दूसरा प्लेन मिरर है, दोनों इंक्लाइंड है कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है ये, ऑब्जेक्ट। तो नंबर्स ऑफ इमेज निकालना है इसमें, इमेज तो बनेगा ही बनेगा। नंबर ऑफ इमेज कितना निकालेंगे इसमें, कैसे पता लगाएंगे, नंबर ऑफ इमेजेस, फार्मूला अप्लाई होगा इसमें, n इक्वल टू 360/θ -1। यह नंबर ऑफ इमेज फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है ना। ये हम तब यूज करेंगे when 360/θ इज एन इवन नंबर, ये क्या हो, एक इवन नंबर हो, ठीक है ना, तब हम ये यूज़ करेंगे। ओके, कौन सा, 360/θ -1, ये तब यूज़ करेंगे जब हमारा इसका जो रेशियो आएगा कितना आ जाए, वो एक क्या हो, इवन नंबर हो, ठीक है ना। एंड नंबर ऑफ इमेजेस n इक्वल टू होता है 360/θ भी होता है, ठीक है ना, 360/θ ये भी होता है, लेकिन इसमें दो केस बनते हैं। ये तब होगा when (360/θ) is an odd number। ये क्या हो, एक odd number, but object is not symmetric, सिमेट्रिक ना हो, ठीक है ना। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ से कुछ और एंगल बन रहा हो, यहाँ से कुछ और एंगल बन रहा हो, इक्वल एंगल पे ना बन रहा हो, ठीक है ना। तब ये 360/θ यूज़ करेंगे। जब इक्वल एंगल बनेगा तो क्या होगा, 360/θ -1 यूज़ कर लेंगे। तो इसमें दो केस बनता है, ठीक है ना। तो ये ट्रिक है आपका। एंड नंबर ऑफ इमेज n इक्वल टू 360/θ -1, ये तब लेंगे जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिक हो, ये क्या हो, सिमेट्रिक हो, और 360/θ इज ऑड, ये ऑड हो, ठीक है। तो ये आपको एक ट्रिक की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो इस पर जैसे एग्जांपल अभी हम लेते हैं, तो ये आपने नोट कर लिया। देखिए जब 360/θ -1 ये तब यूज़ करेंगे जब इसका रेशियो इवन नंबर हो, तो बिल्कुल आंख बंद करके आप ये नंबर ऑफ इमेज लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन जब 360/θ ऑड हो, क्या हो, ऑड हो, तो ऑड में दो कंडीशन बनेगा, एक सिमेट्रिक का, एक नॉन सिमेट्रिक का। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो 360/θ यूज़ करेंगे हम, और सिमेट्रिक है तो 360/θ -1 ले लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए अब इस पर हम क्वेश्चन देते हैं आपको, एग्जाम्पल। इरेज कर दी साइड, इधर छोड़ देते हैं ना, ठीक है। तो हाँ, सिमेट्रिक अगर है तो 360/θ -1 लगाएंगे, नंबर ऑफ इमेज चाहे ऑड क्यों ना हो। लेकिन जब सिमेट्रिक नहीं है तब क्या लेंगे, 360/θ लेंगे, ठीक है।
अरे वो देख के अपने आप फिगर में पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे फर्स्ट नंबर, एक प्लेन मिरर ये है और एक प्लेन मिरर ये है, दोनों राइट एंगल्स पे हो, तो कितना इमेज बनेगा बेटा? यहाँ ऑब्जेक्ट है, नंबर ऑफ इमेज, आप कहोगे नंबर ऑफ इमेज 360/90 -1, तो ये 4 आ रहा है ना, तो 4 क्या इवन नंबर है, तो 4 - 1 नंबर ऑफ इमेज कितना आ जाएगा? 3। बोलो क्लियर? रे डायग्राम अगर बनाना चाहो तो बना सकती हो भाई। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक इमेज इस साइड बनेगा, एक इमेज इस साइड बनेगा, क्लियर। और जो तीसरा इमेज होगा वो यहाँ जो लाइट रे आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर के सीधा कहाँ जाएगी? आँख पे, तो एक इमेज यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो फार्मूला बेसिकली आप लोग याद रखिए, क्योंकि फार्मूले का ही मेन काम है, ट्रिक का ही मेन काम है। बोर्ड एग्जाम में तो ये सब पूछेगा नहीं, लेकिन फिलहाल आप लोग जेईई मेंस और नीट के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। किसके लिए? जेईई मेंस और नीट के लिए, ठीक है। अब सेकंड, अगर दोनों पैरेलल हो तब क्या होगा? पैरेलल हो है ना, क्या हो? पैरेलल, ठीक है सर, पैरेलल बना देते हैं, चलो, है ना, पैरेलल बन गया। दोनों मिरर क्या है? पैरेलल हैं, और ये ऑब्जेक्ट आपका रखा है, तो कितनी इमेज बनेगी? क्योंकि पैरेलल में क्या होता है? 0 डिग्री लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं भाई? देखो ये ऐसे था दोनों, और दोनों ऐसे हो गया, तो पैरेलल नहीं हो गया। अगर इसको हम ऐसे करते तो 180 बनता, तो 180 तो है नहीं इसमें, तो पैरेलल के थीटा यहाँ पे क्या होगा? 0 डिग्री। तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? 360/0 -1, तो कोई भी अपॉन 0 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट -1 इनफाइनाइट होगा। नंबर ऑफ इमेज कितना होगा? इनफाइनाइट, ठीक है। बोलो क्लियर? ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे ना। अब अगर कोई एंगल दिया रहेगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। डाल दिए नोट, इसको इरेज करें अब। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन के साथ साथ अब हम लोग आगे थोड़ा बढ़ेंगे। नोट कुछ लिखा देते हैं जो कि अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे कि एक बॉय है या पर्सन है, वांट टू सी ऑफ फुल इमेज इन अ मिरर, तो अगर ऑब्जेक्ट की हाइट h है तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? मिनिमम, ठीक है। हाँ, मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए? मिनिमम, कम से कम, कि जिससे वो फुल इमेज देख सके अपनी, ठीक है। तो नोट फर्स्ट, नोट फर्स्ट, नोट फर्स्ट, a person of height h wants to see his full image, in a plane mirror, ठीक है। देन हाइट ऑफ मिरर, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर
शुड बी कितना होना चाहिए, h/2। याद रखना कितना होना चाहिए मिरर की हाइट, h/2। आप इसे कैलकुलेशन चेक कर सकते हो रे डायग्राम बना करके, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा, थोड़ा थ्योरम वगैरह लगाना पड़ेगा। सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे, उसमें रेशियो करके निकाल लेंगे तो h/2 आएगा, ठीक है ना। एक पर्सन है जिसकी हाइट कितनी है, h है, वो अपनी पूरी इमेज मिरर में देखना चाहता है, तो उस मिरर की मिनिमम हाइट कितनी बताएंगे आप, मैक्सिमम तो सही चाहे इतना बता दीजिए। आप मिरर के सामने खड़े हो ना, तो मिरर में आपकी इमेज क्या होती है, इक्वल साइज़ की बनती है, आपको तो पता है। तो उस प्लेन मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, वो डिस्टेंस मतलब नहीं है, आप चाहे बहुत पास खड़े हो चाहे दूर खड़े हो, तो मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए कि आप देख सकते हो। भाई बहुत दूर रहेगी तो आप इतने छोटे दिखाई पड़ेंगे, एम आई राइट। आपकी जो एक्चुअल हाइट है वो हाइट उसमें दिखनी चाहिए। हाँ, मान लो हमारी हाइट है कुछ 6 फुट के हैं हम, तो हमारी इमेज 6 फुट की दिखनी चाहिए, हम इतना दूर खड़े होंगे, बस ये डिस्टेंस मान लीजिए, ठीक है ना। हम बहुत दूर चले जाएंगे तो हमारी पूरी इमेज दिखाई तो पड़ेगी, लेकिन हाइट हमारी क्या होगी इमेज की, छोटे हम इतने बड़े दिखाई पड़ेंगे बहुत दूर जाने पर, है ना। तो वही कह रहे हैं कि आपकी हाइट, पूरी हाइट दिखाई पड़े इमेज की, तो उस मिरर की हाइट कितना रखें, तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, h/2। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, मान लो अ पर्सन इज स्टैंडिंग in the middle between a wall and a plane mirror, ठीक है। एक पर्सन कहाँ है, स्टैंडिंग कहाँ पे है, एक वॉल और प्लेन मिरर के मिडल में खड़ा है, ठीक है ना, बीचों बीच बिल्कुल। He wants to see full image of wall in mirror। वो मिरर में वॉल की फुल इमेज देखना चाहता है। If height of wall is capital H, वॉल की हाइट कितनी है, कैपिटल H, देन हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी, हाइट ऑफ इमेज ये कितनी होगी, ओके। हाइट ऑफ इमेज विल बी मिनिमम हाइट ऑफ इमेज शुड बी h/3 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, h/3। इसे भी आप प्रूफ कर सकते हो, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रूफ नहीं करना है, आप डायरेक्ट इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। आप इसे प्रूफ भी कर सकते हो, और प्रूफ कैसे करोगे, वही वॉल की हाइट h ले लोगे, मिडिल आप प्लेन मिरर सामने रख लोगे, ठीक है ना। बीच में आप कोई पर्सन खड़ा कर देंगे जिसकी कुछ आई होगी, तो सारा इमेज कहाँ दिखाई पड़ेगा, उसके आई पर। तो सभी लाइट रेस को कहाँ पे कन्वर्स करेंगे, आईज पे, ठीक है ना। रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएंगी, सभी रिफ्लेक्ट होकर के आई पे जाएंगी, और उन्हीं रिफ्लेक्टेड रे को पीछे खींचेंगे, वहाँ पर उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। क्लियर है ना। कितने नोट हो गए, 2 नोट। एक लास्ट नोट कर लीजिए, जैसे कोई प्लेन मिरर है और ऑब्जेक्ट u स्पीड से मिरर की तरफ आ रहा है, तो उसकी इमेज किधर जाएगी, हाँ, मान लो नोट नंबर 3 है, ये आपका प्लेन मिरर है, ये कोई ऑब्जेक्ट है o जो प्लेन मिरर की तरफ आ रहा है v/o स्पीड से। किस स्पीड से,
तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, तो उसका जो इमेज है आई वो भी उसी स्पीड से किधर आएगा, ऑब्जेक्ट की तरफ। मतलब अगर हम इसे u कह दें, वी यू कितना कह दें, u, यह है इमेज वी आई, तो ये भी कितना होगा, u ही होगा। दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम होगी। क्लियर ना। अगर हम इसे पॉजिटिव मानेंगे तो इसे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इमेज, याद रहेगा। तो ये था प्लेन मिरर की कहानी। अब हम चलते हैं धीरे धीरे स्फेरिकल मिरर पे। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो ये था आपका प्लेन मिरर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो अक्सर करके क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछता है प्लेन मिरर से संबंधित, कभी कभी क्रिटिकल टाइप का भी पूछ लेता है जेईई मेंस एडवांस लेवल में। ठीक है, तो ये है प्लेन मिरर की कहानी, यहाँ पे समाप्त होती है। और अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे कैसे होता है वो हमें सीखना है। किससे, स्फेरिकल मिरर से। और स्फेरिकल मिरर डाल आप लोग हेडिंग डालेंगे। और आज तो टाइम नहीं बचा हुआ, ये हम लेक्चर सेकंड में बात करेंगे। ठीक है ना, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। ठीक है, टाइम होने चला है। तो स्फेरिकल मिरर से भी हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। और उस लेक्चर में हम क्या करेंगे, स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन द एंड करेंगे। ठीक है, पढ़िए। तब तक यहाँ तक ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।